नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम है सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला। दोस्तों, हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। पहले जो टॉपिक में हम फीचर्स ऑफ पाइथन का पार्ट 1 हमने पढ़ा है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ पाइथन का पार्ट 2। दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जिसे ही हम नया वीडियोस अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। दोस्तों, आगे चलिए और शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका है पोर्टेबल। क्यों जा पाइथन को हम पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, उसके बारे में हम डिटेल के साथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले वो जानेंगे। पोर्टेबल का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए आप एक प्रोग्रामिंग को, अब आपके पास एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने एक पाइथन का प्रोग्राम लिखा। लिखने के बाद आपने क्या किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आपके पास रिजल्ट आपको मिल गया। रिजल्ट मिलने के बाद आपने देखा उस प्रोग्रामिंग को अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में, जैसे लिनक्स हो, मैक हो, किंवा दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें अगर डालने के बाद आपका अगर वही रिजल्ट मिलता है, मतलब जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिजल्ट मिला, अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वही रिजल्ट मिलता है, तो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, ये अभी देखते हैं, व्हेन ए प्रोग्राम yield द सेम रिजल्ट ऑन माई एनी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये जो कहा गया है, आपका प्रोग्राम अगर दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में अगर डालेंगे उस प्रोग्राम को, अगर वो प्रोग्राम वैसे ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो आपके कंप्यूटर में देता है, तो उसको हम पोर्टेबल प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो फीचर्स होते हैं वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, अगर सपोज मान लीजिए आपने एक पाइथन प्रोग्रामिंग बनाया और उसने सेम रिजल्ट अगर दूसरे प्लेटफॉर्म, मतलब जैसे विंडोज हो, लिनक्स हो, काली, उबुंटू, जो कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, अगर वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो आप जानने को मिलेगा कि आपका जो पाइथन है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर पहले हमें क्या करना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखना है। अगर वो हमें सिर्फ क्या करना है, उसको कंपाइल करने के बाद उसका जिसमें अगर एरर नहीं है, वो हमारा जो पीबीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो क्या है, हर कोई कंप्यूटर में पीबीएम होता है। तो उस पीबीएम में आपका जो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। तो पोर्टेबल का हमने सिंपली सा मतलब समझा। अगर आपके पास एक प्रोग्रामिंग है और आपका सिस्टम में अगर वो जो रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है, अगर दूसरे कोई भी सिस्टम हो वर्ल्ड पे, अगर वो सेम रिजल्ट प्रोग्राम मतलब प्रोवाइड करता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म में होने के भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको हम पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी हम जानने की जो नेक्स्ट फीचर जो है वो है प्रोसीडियर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है, पहले इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। व्हाट इज कॉल्ड प्रोसीडियर ओरिएंटेड और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीडियर ओरिएंटेड क्या है, मैं आपको एक छोटा सा नोट बनाया है, हिंदी में आपको लिखा है, कृपया करके आप अच्छे से उसको डिटेल से जानने को मिलेगा। थोड़ा दोस्तों, प्रोसीडरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब पॉप। पॉप का फुल फॉर्म होता है प्रोसीडरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको थोड़ा साइड कर लीजिए। दोस्तों, ये जो पॉप क्या होता है, पहले क्या होता है, हम अगर कोई भी प्रोग्रामिंग को हम लिखते हैं, उसको क्या करता है, छोटे 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 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन जो होते हैं, मतलब सपोज मान लीजिए आपके पास एक काम है,
तो आप एक काम को तो पूरा एट ए टाइम तो आप नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके काम करते हैं और उसके बाद अंत में सारा काम क्या है वो क्या पे खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही एक पूरा प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट एक पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए नियुक्त होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है, एक विशेष कार्य के लिए हर फंक्शन को यूज करते हैं। इसका जो इजी डेफिनेशन हमने दिया गया है, जिस प्रोग्रामिंग पद्धति में पूरा प्रोग्रामिंग भिन्न फंक्शन में विभाजित होता है और प्रोग्राम का मुख्य कार्य पर होता है, उस प्रक्रियात्मक उन्मुख प्रोग्रामिंग को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब इसका कहने का यह मतलब है, हम पूरा प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और प्रत्येक पार्ट जो है एक स्पेशल कार्य के लिए वो बना गया है। ठीक है, अभी जो दूसरा जो फीचर्स हैं इनका, इसका जो एडवांटेजेस है वो पहले देखते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोग्राम को कई फंक्शन में छोटे छोटे बांटा गया है। मैंने जो कहा सपोज माने ये आपका पूरा काम है, आपको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। अगर एक एक कार्य मतलब एक एक पार्ट एक पर्टिकुलर कार्य को निर्देश देता है, ठीक है, दर्शाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसका जो सेकेंड जो है ये टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का अप्रोच का मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये चलेगा। मतलब पहले फंक्शन कार्य करेगा, उसके बाद दूसरा फंक्शन, एक तीसरा फंक्शन, और फंक्शन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके रहता है। इसमें क्या है, डेटा एंड फंक्शन अलग रहता है। ये जो प्रोसीजरल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता था वो क्या होता था, डेटा को हम एक फंक्शन में रखते हैं, डेटा को एक पार्ट में रखते हैं और फंक्शन को एक पार्ट में रखते हैं। ये दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, जिसके अनुसार एक दूसरे को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसका जो एडवांटेजेस है मैं आपको इसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका एडवांटेज है, प्रोग्राम लिखने और समझना आसान होता है। मतलब हर जो फंक्शन में कौन सा कार्य होता है आपको अच्छे से प्रॉब्लम आपको पता चल जाता है, तो आपको पता है ये भी चल जाएगा कि कौन सा चीज कहाँ लिखा है। यहाँ पे दूसरा जो होता है कोड रियूजेबिलिटी। दोस्तों मेरा मानना है कि फंक्शनल जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो कोड रियूजेबिलिटी का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अगर एक कोड लिखा होगा वो दूसरे कोड के साथ इंटरलिंक होके रहता है, तो इसको ज्यादातर यूज करना भी मुश्किलात खड़ी कर देता है। यहाँ पे त्रुटियां ढूंढना बहुत ज्यादा आसान होता है। सपोज मान लो आपको 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, अगर उसमें से अगर मतलब 20 लाइन पे क्या है, एरर आ गया, एरर प्रोड्यूस इन वो लाइन ऑफ 20, तो क्या करेंगे, हमें क्या करना था, वो पूरा लाइन को चेक करना था पड़ता। अगर हम एक एक करके करते हैं तो देखते हैं कि 20 लाइन जिस फंक्शन में होगा पर्टिकुलर हम उसे ही चेक करेंगे, दूसरा कोई भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर सपोज मान ले हमारे पास हमने 10 भाग में डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। सपोज मान लिए फोर्थ नंबर पार्ट में कोई एरर आ गया है, तो क्या हम पूरा 10 पार्ट्स को चेक करेंगे? नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये फोर्थ नंबर जो पार्ट होगा, जो फोर्थ नंबर का जो फंक्शन होगा उसी पर्टिकुलर को ही हम चेक करेंगे। इसमें जो डिसएडवांटेजेस होते हैं प्रोसीड्यूरल पे, वो सबसे ज्यादा होता है डेटा सिक्योरिटी का। इसमें डेटा सिक्योर नहीं रहता है। दूसरा जो होता है, ये जटिल प्रोग्रामिंग को बना नहीं सकता है। इसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस होने के कारण यहाँ पे कोई भी डेटा को चेंज करने की काबिलियत रखता है, क्योंकि डेटा जो है अलग लिखता है फंक्शन से। तो वो एक फंक्शन के अंदर डेटा हम नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए डेटा मेंबर्स और फंक्शन बोथ आर अलग अलग प्लेस में होने के कारण हम कोई भी इसको चेंज कर देता है। इसीलिए प्रोसीड्यूरल जो है थोड़ा दिक्कत भरा होता है, पर हमारा पाइथन प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है अच्छे से समझेंगे, उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ।
प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोसीड्यूरल वो प्रोग्रामिंग वो होता है जहां पे एक प्रोग्रामिंग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हर पार्ट में मतलब हर फंक्शन में एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए वो डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट जो प्रोसीड्यूरल इंट्रोड्यूस हुआ था वो सी प्रोग्रामिंग में आया था। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग बनाया, सी प्लस प्लस, जावा, जितने सारे बनाए गए वो सारे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे जो मुख्य बात वो होते हैं, वो दो चीजें होते हैं, वो क्लास और ऑब्जेक्ट। हम डिटेल में वो समझेंगे कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। एक सेकंड दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? दोस्तों, ये जो पहला लाइन हमने लिखा है, दुनिया में जो चीज फिजिकली एग्जिस्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, टेबल, चेयर, जो भी चीजें इस दुनिया में फिजिकली फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्ट में ये सबसे ज्यादा बेहतर डेफिनेशन होता है ऑब्जेक्ट का। अभी हम एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको डॉग है, यहाँ आपके सामने है, इसका नाम स्नूपी है। ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है हमारे घर पे। तो ये डॉग जो है हमारा, ये जो स्नूपी जो है, जो डॉग का नाम जो स्नूपी है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। यहाँ पे लिखा गया है ए ऑब्जेक्ट कंटेन्स वेरिएबल्स एंड मेथड। मतलब वेरिएबल्स क्या है और मेथड्स क्या है ये हम जानेंगे। बच्चों, वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं या प्रॉपर्टीज कहते हैं, और मेथड्स को हम एक्शन कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बा एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे हमारा जो डॉग का नेम होता है, हाइट होता है, वेट होता है, एज होता है और कलर होता है। ये सारे जो चीजें होते हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। और जो एक्शन क्या होता है, जैसे उसका भौंकना, काटना, हाँ, और खाना खाना, घूमना, स्लो सोना, ये सारा चीजें, ये क्या है, उसका एक्शन मतलब उसका बिहेवियर को दर्शाता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग में ये बिहेवियर को मेथड्स कहा जाता है और जो एट्रीब्यूट्स को वेरिएबल कहा जाता है। तो हमारे जो प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज बा एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल कहते हैं और मेथड जो है हमारा एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। And what is called object? A object is anything that exists physically in the real world. हमारे रियल वर्ल्ड में जो भी फिजिकली एग्जिस्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। दोस्तों, ये सारे चीज कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए। अभी चलते हैं क्लास के ऊपर। क्लास क्या है, चलिए देखते हैं। एक क्लास कुछ भी नहीं है, क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या हो पहले वो समझिए। सपोज मान लीजिए मैं एक डॉग की बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या आएगा कि उसका हेड होगा, बॉडी होगा, लेग होगा, टेल्स होगा, हाँ। और वो हमारा फिजिकली एग्जिस्ट नहीं है, वो मेरे मन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि वो डॉग कैसा होगा। तो जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है और वो सिर्फ उसका पिक्चर हमारे माइंड पे होता है, और उसका कंटेंट्स जैसे उसका एट्रीब्यूट्स क्या होगा और एक्शन क्या होगा, वो सारा चीज हमारे माइंड में चलता है। इसको हम क्लास कहेंगे। दोस्तों, सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम बताएंगे तो हम समझ पाएंगे कि एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास इज ए, यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। और दूसरा जो होता है, ये ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास में, ये क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
ऑफ क्लास। तो हमने क्या सीखने को मिला, एक क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है। सपोज मान लीजिए क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सिंपल सा अगर बताएंगे, सपोज मान लो डॉग एक प्रजाति होता है, एक जाति को बोलते हैं, तो इसीलिए क्लास होता है। यहाँ पे देखिए रॉटवाइलर है, बीगल है, ये सारे जो डॉग्स हैं, ये जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डॉग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉग क्या होता है, क्लास होता है, और ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने की बात होता है, इनका जो एक्शन जो है वो क्या है, सिमिलर रहता है। वो सारे कुत्ते भौंकते हैं, सारे कुत्ते काट सकते हैं, सारे कुत्ते खाते हैं, सारे कुत्ते घूमते हैं, सोते हैं। इनका एक्शन जो होता है वो सिमिलर रहता है। और जिनका एट्रीब्यूट्स मतलब इसका हाइट, वेट, एज, कलर, ब्रीड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक्शन जो होते हैं, मतलब मेथड्स जो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, वो सिमिलर रहते हैं। और इनमें वेरिएबल में जो वैल्यू देते हैं, वो वैल्यू जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहता है, एट्रीब्यूट्स रहते हैं और एक्शन रहते हैं, मतलब मेथड्स रहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट इज ए कॉलेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको मिला के होता है, हमारे वेरिएबल्स को और मेथड्स को, ये दोनों को मिला के क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट को। तो ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर आता है, इस क्लास के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया जो मैंने बताया, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आगे चलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू दे देना चाहता हूँ, शायद अगर अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूंगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं एट्रीब्यूट्स और एक्शंस। एट्रीब्यूट्स को हम वेरिएबल कहते हैं प्रोग्रामिंग में, और एक्शंस को मेथड्स कहते हैं। एक प्रोग्रामिंग में मेथड्स क्या है, वो सेम रहते हैं, पर जो एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मिला के होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे जितने सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है, कृपया करके उसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, पाइथन एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। दोस्तों, हम अगर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या दूसरे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जो प्रोग्रामिंग द्वारा जो कोड लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। तो अभी क्या करते हैं, उसको सोर्स कोड को अगर हम जो यहाँ पे जो डॉट पी लिखा गया है, ये पाइथन का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है। एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, पहले वो जानिए। ये एक्सटेंशन फाइल नेम वो होता है, एक्सटेंशन मतलब जो हम किस फॉर्मेट मतलब किस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंतर्गत हम अपना प्रोग्रामिंग को सेव करते हैं। सपोज माने मैंने एक पाइथन का प्रोग्रामिंग बनाया, डेमो, उसको अगर मुझे सेव करना है, मैं क्या लिखूंगा, डेमो डॉट पी वाई। ये पी वाई का मतलब होता है मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में इसको सेव करना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट पी वाई का मतलब ये सोर्स कोड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में बनाया गया है। इसके बाद पाइथन कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स कोड को पूरा चेक करता है। पूरा चेक करने के बाद अगर उसमें से कोई एरर होगा तो एरर आपको जनरेट करके देगा। अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो वो आपको क्या कर देगा, बाइट कोड जनरेट करके देगा। तो बाइट कोड क्या होता है वो जानिए। बाइट कोड कब मिलता है, जब सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद हमें क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है। बाइट कोड पे हमारा जो सोर्स कोड पूरा होता है वो सारे क्या है, ट्रांसलेट होके बाइनरी कोड्स में बन के रेडी होके आपके पास मिल जाता है। इस बाइनरी कोड्स को इंटरमीडिएट कोड भी कहा जाता है। और उसका जो फाइल एक्सटेंशन जो होता है डॉट पीवाईसी। सपोज मान लो आपके पास एक फाइल है, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा फाइल होगा, तो आप उसका एक्सटेंशन नेम से जान पाएंगे कि ये कौन सा फाइल है। डॉट पीवाईसी अगर आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पाइथन का एक बाइट कोड है। बाइट कोड होने के बाद हमारा जो पीबीएम होता है,
पाइथन वर्चुअल मशीन ये एक इंटरप्रेटर होता है, ये पाइथन का इंटरप्रेटर होता है। ये बाइट कोड को लाइन बाय लाइन चेक करेगा और चेक करने के बाद और उसको मशीन कोड पे कन्वर्ट करके देगा। मशीन कोड आगे उसको प्रोसेसर में भेजेंगे, प्रोसेसर ये सारे मशीन कोड को समझेगा, समझने के बाद आपके पास रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा। तो सिंपली सी बात है, हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे जो सोर्स कोड को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करके हमारे पास भेज देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गया है। कृपया करके इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। ठीक है, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूं, आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फीचर्स आता है, पाइथन एक एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। सपोज मान लो अगर आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कोड बनाया है और आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की जरूरत होता है, तो क्या आपको फिर से वो कोड आप पाइथन में प्रोग्रामिंग में लिखेंगे? नहीं दोस्तों, सिंपली आप क्या करेंगे, वो जो दूसरे प्रोग्रामिंग कोड के साथ हमारा पाइथन का प्रोग्रामिंग को इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ज्वाइंट कर देंगे, जिसके करने के बाद आपको दूसरी बार प्रोग्रामिंग को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे चलते हैं, हम इसको अच्छे से और भी डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, सपोज मान लो कि यहाँ पे एक्सटेंसिबल का मतलब है, सपोज मान लो एक पीस ऑफ कोड है जिसको मैंने सी और सी प्लस प्लस में मैंने लिखा है और मैं चाहता हूं उसमें पाइथन को जोड़ने के लिए, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए चाहता हूं, तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं और इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूं। तो सरल भाषा में जो कहा जाए, मान लीजिए आपके पास जो सपोज मान लीजिए आपका पास एक पाइथन का प्रोग्रामिंग आप बना रहे हैं, एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं और सामान्य कार्य के लिए हमने पाइथन में लिखा, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग का एक दूसरा जो भाग है वो धीमा चल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, तो बाकी का जो कोड है सी सी प्लस में लिख लिया। तो ये तो सी सी प्लस का जो कोड है हम इजीली पाइथन के साथ चला सकते हैं। इस जो फीचर्स के लिए हम इसको एक्सटेंसिबल कहा जाता है। एक्सटेंसिबल के माध्यम से हम दूसरे प्रोग्रामिंग के साथ पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम जो पाइथन को हम कहां से डाउनलोड करते हैं, हम जो पाइथन यूज कर रहे हैं उसको सी पाइथन बोलते हैं दोस्तों, सी पाइथन। ये जो पाइथन है हम क्या कहां से डाउनलोड करते हैं, www.python.org से। इस वेबसाइट पे जाके हम पाइथन का जो सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग है ये सी पाइथन इसीलिए बोला गया है क्योंकि इसमें सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग में इस पाइथन का सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, जिसके बाद हमारा जो सी का जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पाइथन में अवेलेबल है। जैसे हम यूज करते हैं इम्पोर्ट मैथ, प्रिंट करते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ये जो मैथ डॉट एसक्यूआरटी ये जो बनाया गया है मैथ डॉट एसक्यूआरटी, ये जो चीजें फंक्शन लिया गया है ये सारा चीजें हम सी प्रोग्रामिंग से यूज किया गया है, इसीलिए आप सी प्रोग्रामिंग के साथ इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिर्फ आप बोलेंगे सर सिर्फ हम क्या सी प्रोग्रामिंग के साथ कर सकते हैं, दूसरा कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और पाइथन का भी और भी बहुत फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर का मतलब और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सी पाइथन होता है, जाइथन होता है, आयरन पाइथन होता है, पाईपाई पाइथन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सी पाइथन किस प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बनाया गया है। इस पाइथन को जो जे पाइथन होता है इसको जावा पाइथन कहते हैं। यहाँ पे जावा प्लस पाइथन, इसको जाइथन भी कहा गया है। बच्चों सपोज मान लो कोई प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, क्या है वो जावा में बनाया गया है और आपको पाइथन की आवश्यकता है, तो आप सिर्फ जाइथन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जेबीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन के माध्यम से आप इजीली इस चीज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं।
यहाँ पे मैं सारा कुछ चीजें उदाहरण देके लिखा है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। सपोज मान लीजिए अभी हम चलते हैं आयरन पाइथन के ऊपर। आयरन पाइथन क्या होता है? आयरन पाइथन जो होता है, सपोज मान लो कि हम डॉट नेट, जो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है, हम वहां पे जो सी शार्प का एक सी शार्प, इसको सी शार्प कहते हैं, इसमें एक कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया जिसके यूज करते हैं डॉट नेट, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट को यूज करके हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। और उसमें हमें क्या जरूरत होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग को। तो आप इसके लिए आप यूज करेंगे आयरन पाइथन। आयरन पाइथन किसके साथ इंटीग्रेट होता है? डॉट नेट के साथ इंटीग्रेट होके आपको क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने क्या यूज करते हैं? CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, इसको यूज करके हम लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है दोस्तों। तो हम इसके कौन से आयरन पाइथन को यूज करते हैं। अभी आपके मन में आ गया सर पाई का पाइथन क्या है? इसका जो नाम है पाई, मतलब यहाँ पे ये तो होता है पाइथन का, ये क्या है? अगर कोई पाइथन का सॉफ्टवेयर को पाइथन लैंग्वेज में अगर लिखा जाता है तो इसको पाई सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। इसको पाई पाइथन भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों अभी चलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर। डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या है? व्हाट इज कॉल्ड डेटाबेस? ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए टेबुलर फॉर्म। अगर कोई डेटाबेस को हम क्या करते हैं? टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा को। तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेस हैं, जैसे MySQL का डेटाबेस होता है, ओरेकल का डेटाबेस होता है। ये सारे डेटाबेस का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के काम आता है दोस्तों। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। डेटाबेस रिप्रेजेंट टू स्टोर द डेटा और मैनिपुलेट द डेटा। डेटाबेस क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, और मैनिपुलेट मतलब चेंज करता है। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो चेंज कर सकता है। तो ओरेकल जो होता है एक पॉपुलर डेटाबेस होता है, उसका काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना होता है। किस फॉर्मेट में? टेबल्स के फॉर्मेट में स्टोर करता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करता है? हम पाइथन के प्रोग्रामिंग के माध्यम से, पाइथन डेटाबेस इंटरफेस के माध्यम से हम ओरेकल डेटाबेस, ये MySQL डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस में डेटा को इजीली स्टोर कर सकते, मतलब कर सकते हैं। मतलब इजीली कहा जाए तो हम, एक सेकेंड, हम इजीली डेटाबेस के साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई भी डेटा देना चाहते हैं तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग में देंगे, वो डेटा जाके आपका किसी भी डेटाबेस आप जो जिसके साथ आप कनेक्ट होते हैं उसके साथ वो डेटा इजीली शेयर हो सकता है। यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में हमने डाटा दिया, पाइथन डेटाबेस इंटरफेस के माध्यम से हम क्या करेंगे? डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी डिफरेंशिएट सीखेंगे। इंटरप्रेटर क्या है? जीट कंपाइलर क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे पाइथन जो होता है वो एक इंटरप्रिटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहां पे क्या होता है? हम जो पाइथन यूज कर रहे हैं उसको हम सी पाइथन कहते हैं। सी पाइथन में क्या होता है? सी पाइथन में क्या होता है? पाइथन कंपाइलर यूज नहीं होता है दोस्तों। पाइथन कंपाइलर नॉट अवेलेबल। सी पाइथन में पाइथन कंपाइलर अवेलेबल नहीं है। जब भी हम सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और उसमें जो बाइट कोड जनरेट आता है वो सिर्फ इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन कोड जनरेट कर सकता है। बट हमारा जो पाई जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें यूज किया गया है जीट कंपाइलर। जीट का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का इसका जो कंपाइलर का नाम है। जस्ट इन टाइम क्या करता है? मतलब जो कंपाइलर होता है वो प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा स्पीड करने के लिए, मतलब लाइन ऑफ कोड को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या यूज किए हैं? कंपाइलर यूज किए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने क्लियरली सी पाइथन और पाई पाइथन मतलब पाइथन इम्प्लीमेंटेशन ऊपर हमने एक छोटा सा रिव्यू दिया गया है।
हमारा जो सी पाइथन कौन से लैंग्वेज में बना है, सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर, और पाइथन का वो पाइथन लैंग्वेज के अंदर अंतर्गत आता है। और जो इसमें क्या है, ओनली पीबीएम है, इसमें पीबीएम के साथ जेड कंपाइलर है, और इसमें जेड कंपाइलर नहीं होता है, इसमें जेड कंपाइलर है। और ये कहता है स्लोअर एग्जीक्यूशन के लिए, ये फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है दोस्तों। ये सारा जो चीजें हैं ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। कृपया करके इस सारे डायग्राम को अच्छे से समझिए और उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सुना, क्या समझा आज? सी पाइथन और पाईपाई पाइथन में एक ही चीज डिफरेंस है। सी पाइथन में क्या होता है, जीट कंपाइलर नहीं होता है, और पाईपाई पाइथन पे जीट कंपाइलर है। जीट कंपाइलर का काम क्या होता है, वो हमारा स्पीड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद है, आप पेशेंस के साथ हमारे वीडियोस देखे हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ये भी चीजें आगे की बहुत सारे दोस्तों को मिल जाएगा, तो और भी आगे आप अच्छे से इसको डिटेल में समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।